हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 6 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लेक्चर आपका कौन कौन सी क्लासेस के लिए यूज़फुल होने वाला है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके साथ अगर हम बात करें UGC नेट, उसके लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये आपका एस्टेट PGT कॉमर्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों की मैनेजमेंट में, प्रबंध में क्या भागीदारी होती है, इस पर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पिछले 5 पार्ट्स यहाँ पे नहीं देखे हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे पार्ट्स भी आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मेनली 2 पार्टी होती है, जिसमें एक आता है हमारे पास वर्कर्स, दूसरा हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे पास मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो मैनेज करने वाला होता है, या फिर हम बात करें अपर लेवल की, क्योंकि अपर लेवल के ही जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मैनेज करने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे 2 पार्टी होती है, जिसमें एक आता है हमारे पास वर्कर्स और दूसरे होते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जो हमारा बिजनेस होता है उसके लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे डिसाइड करने का काम करते हैं। हमारी पॉलिसीज़ को बनाते हैं कि कौन कौन सी हमें यहाँ पे पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। हमारी प्लानिंग को डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्लानिंग हमें अडोप्ट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको यहाँ पे अचीव करना है। तो ये सारा काम यहाँ पे कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्कर्स की, तो वर्कर हमारे क्या काम करते हैं, वर्कर्स जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो उनका बेसिकली क्या काम होता है, उनका बेसिकली काम होता है यहाँ पे प्रोडक्शन करना। ठीक है, यहाँ पे इनका काम होता है प्रोडक्शन करना। मैनेजमेंट का काम हो गया क्या, जो पॉलिसीज़ है, एक प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव बनाना, पॉलिसीज़ बनाना। ठीक है, ये सारे काम किसके हो गए, मैनेजमेंट के हो गए। अब इन दोनों में अगर कॉरपोरेशन ठीक तरीके से नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट ने कुछ और बना दिया लेकिन वर्कर्स वैसा नहीं कर पा रहे, या फिर वर्कर्स की कुछ और रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट वर्कर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका परिणाम यहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइक, हड़ताल यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, स्ट्राइक। यहाँ पे इनका जो आपका रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे निकल करके आता है। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे आजकल स्ट्राइक के मामले में, अगर हम ये देखे जाएँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे ग्रुप, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें से कुछ लोग हमारे यहाँ पे जो है स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि उनका मैनेजमेंट का और वर्कर्स यानी कि जो काम करने वाले हैं उनका आपस में तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर वही वर्कर्स की अगर जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट है, अगर बात मान लेता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में, जो आपका जो पार्टिसिपेशन है, जो आपका रोल है, वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, अपने अपने ड्यूटीज़ पे चले जाएंगे। बहुत सारी हड़तालें आप को हरियाणा में इस तरीके की देखने को मिलती है। कुछ टाइम पहले जैसे जो हरियाणा रोडवेज़ है उनकी बसेस की हड़ताल हो गई थी। ठीक है, तो वो हड़ताल क्यों हुई थी, बेसिकली जो आपकी जो इंक्रीज़ इन सैलरी को लेकर ही यहाँ पे क्या हुई थी, वो हड़ताल हुई थी। ठीक है, अगर उनकी मांगें मान ली जाती है या उनके अकॉर्डिंगली काम कर लिया जाता है, तो वो हड़तालें क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि पार्टिसिपेशन होता क्या है। पार्टिसिपेशन मीन्स होता है शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, जो डिसीज़न बनाने की जो पावर है, यानी कि निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसको क्या करना, यहाँ पे शेयर करना, यानी कि आपस में बांटना। ठीक है, विद द लोअर रैंक
जो भी हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, या फिर हम ये कहें कि जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ में बांटना, यानी कि उनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अधिकार देना कि आप भी क्या कर सको, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें हमारी हेल्प कर सको। अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनके मोटिवेशन यहाँ पे हाई हो गया। उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में कोई वैल्यू है, तो वो भी क्या करेंगे, अपना काम बहुत अच्छे से करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। डन। आगे चलिए, इसमें एक डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। ये डेफिनेशन किसकी है, अकॉर्डिंग टू डेविस की यहाँ पे डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से, और क्या होता है ये इमोशनल, हम ये कहें कि हमारे जो इमोशन को जो भी कहते हैं हिंदी में, आप समझ लीजिएगा। मेंटल होता है और ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है फिर पर्सन इन ए ग्रुप सिचुएशन। ठीक है, एक सिचुएशन में एक पर्सन का क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, वो शामिल होता है इस चीज़ में, जो कि क्या करती है, उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करती है, बढ़ावा देती है यहाँ पे टू कंट्रीब्यूट टू गोल्स को अचीव करने में, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने में। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपने वर्कर्स को कुछ मान लीजिए उनके आपके व्यू लिए हैं, आपने उनके व्यू लिए हैं, और उसके बाद आपने कोई यहाँ पे डिसीज़न लिया है। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है, तो वर्कर्स क्या सोचेंगे कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी गोल है यहाँ पे, वो क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। इसलिए यहाँ पे जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है फीचर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन के। तो देखिए, हम यहाँ पे अपनी तरफ से भी फीचर्स बना सकते हैं। अगर हम अपनी तरफ से नहीं भी बनाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आप एक वर्कर हो, आप वर्कर के नज़रिए से देख लीजिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ने आपने से कुछ सलाह मशवरा मांगी और आप दे रहे हो, तो आप कैसे होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका मोरल यहाँ पे हाई होगा, प्रोडक्टिविटी आप क्या करोगे यहाँ पे ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो वही सारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके फीचर्स भी में भी आ जाएंगे, और कुछ एक यहाँ पे हमारे एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट रेदर देन मेयर फिजिकल इमोशनल, ये यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, इमोशनल प्रेजेंस, ये वाला यहाँ पे आएगा, इमोशनल प्रेजेंस। ठीक है, इमोशनल प्रेजेंस, ESENCE। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, ये पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, फिजिकल की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ये इमोशनल होता है, यानी कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो जुड़ जाते हैं संस्था के साथ, अगर आप उनके डिसीजन को वैल्यू देते हो तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ नॉट एज इंडिविजुअल, बल्कि ये क्या होता है, कलेक्टिवली होता है, क्योंकि वर्कर्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, या फिर वो अपने यहाँ पे क्या भेजते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको भेजने का काम करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो मैनेजमेंट है उनका जो डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, कैसा होता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, और अनौपचारिक भी यहाँ पे हो सकता है। दोनों ही केसेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है और कंसल्टेशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपने जो भी आपके जो विचार हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक्सप्रेस करने का काम करेंगे, जो कि क्या करेंगे, मैनेजर जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसमें यहाँ पे यूज़फुल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीज़न मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो वर्कर्स जो भी आइडियाज़ और व्यूज़ दे रहे हैं उसका क्या होगा, यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग में यूज़ लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी आस्था है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे, लॉयल यहाँ पे रहेंगे, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
ठीक है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। फर्स्टली हमारे पास क्या होगा कि फिजिकल के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये इमोशनल प्रेजेंस होता है। ठीक है, और वर्कर्स क्या होगा यहाँ पे, एक इंडिविजुअल यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इंडिविजुअल की बजाय यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे ग्रुप में होगा पार्टिसिपेशन, या फिर वर्कर्स का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा या रिप्रेजेंटेटिव्स हम ये कहें, वो सारे के सारे क्या करेंगे, जो मैनेजर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसा होता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा और कंसल्टेशन होगा, यानी कि कुछ संचार होगा उनके बीच में, विचारों का आदान प्रदान होगा, साथ ही साथ कुछ सलाह मशवरा एक साइड से दूसरी साइड यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और वर्कर्स के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो संस्था के प्रति जो एम्प्लॉयज़ की आस्था है, श्रद्धा है, उसमें यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव हमारे पास आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या क्या होते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज़ से पूछकर आपने या फिर एम्प्लॉयज़ की सलाह पर आपने क्या किया है, कुछ डिसीजन बनाए हैं, तो एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे कि ये हमारा क्या बन जाता है, एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम क्या करें, इस काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, एम्प्लॉयज़ अपने रोल्स को बहुत अच्छे से तरीके से क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, और क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स जो होते हैं उनको अचीव करने पे लग जाते हैं। वर्कर कैसा रहेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उनको जो यहाँ पे एस्टीम नीड है उनकी वो पूरी होती है, यानी कि उन्हें ये लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्थान है। ठीक है, तो सम्मान उनको मिलता है यहाँ पे, तो उनकी जो सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा वो रहते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं मैनेजमेंट के साथ, जिससे कि क्या बनता है, पीस और हारमोनी, यानी कि एक भाईचारे और जो शांति का माहौल है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, टू बिल्ड द मोस्ट डायनामिक ह्यूमन रिसोर्स। डायनामिक का मतलब क्या होता है, बहुत एक हम ये कहें कि बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ही मतलब बार बार चेंज ना होने वाला ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ पे हमारे पास निकल करके आ जाता है। ठीक है, टू बिल्ड द नेशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर हड़ताल वगैरह कम हो रही है उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहेगा, उद्यमशीलता यहाँ पे बढ़ेगी, और साथ ही हमारे जो देश का आर्थिक विकास है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए टाइप्स कितने तरीके के होते हैं पार्टिसिपेशन के, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग डिग्री होती मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ओनली ऑफ डिग्री और नेचर, कि कितना हम यहाँ पे उनको पार्टिसिपेशन करवाते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है। बाकी लेवल हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे लेवल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है इंफॉर्मेटिव लेवल। देखिए 5 लेवल होते हैं। 5 लेवल में क्या होता है, जैसे जैसे हम अगले लेवल पे बढ़ते जाएंगे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, फिर 5वें पे जाएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है हर एक लेवल पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ यहाँ पे होता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना है कि कैसे कैसे वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए पहला हमारे पास आता है यहाँ पे इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। अब ये इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्कर से क्या ली जाएगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने का काम किया जाएगा। यानी कि मैनेजमेंट क्या होगा, सिर्फ उनको अपने आइडियाज़, उनके व्यूज़ यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा। उसके अलावा उनका आइडियाज़ और व्यूज़ की कोई ज़्यादा मतलब वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, मतलब जर्नल इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक होते हैं उन पर इनके व्यूज़ मांगे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेटिव होता है, जिसमें क्या कंसल्टेटिव यानी कि इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे सलाह ली जाएगी आपसे। एक सेकेंड,
कहाँ पहुँच गए हम, ये ठीक है। कंसल्टेटिव में यहाँ पे क्या रहेगा, एक तरीके से सलाह ली जाएगी और इसके सलाह किसके बेसिस पे हो, किस के लिए हो सकती है, उनके वेलफेयर से संबंधित होते हैं कि किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट उनको चाहिए, सेफ्टी मेजरमेंट, इसके अलावा जो उन्हें मतलब जो भी उन्हें मिल रहे हैं उसके अलावा कुछ और सेफ्टी मेजरमेंट कैसे हो सकते हैं, हेल्थ को उनकी किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ पे किसका होता है, मैनेजमेंट का ही होता है। सिर्फ एडवाइस ली जाती है लेकिन डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ये जो कंसल्टेटिव है उससे थोड़ा सा आगे चले जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन का एज मैनेजमेंट। हेयर इज अंडर द मोरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे क्या बनता है, मौलिक हम ऑब्लिगेशन का है तो क्या हो जाता है हमारे पास ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन की ज़रूरत हो जाती है। हम ये कहें कि मौलिक अधिकार तो नहीं कहेंगे हम, राइट तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि अधिकार से थोड़ा सा कम ये हो जाता है कि एक्सेप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक्सेप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना जो भी डिसीज़न यहाँ पे लिए हैं एम्प्लॉयज़ ने उन सबको, ठीक। तो यहाँ पे मतलब एक मोरल दायित्व हम ये कहें कि बन जाता है किसका, मैनेजमेंट का, कि जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, एक सेकेंड, यस, जो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ कुछ भी अगर आपको सजेशन देते हैं या फिर कुछ भी आपको डिसीज़न लेने के लिए कहते हैं तो ये उनका मौलिक दायित्व बनता है कि वो उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं हमारे और जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, मिल करके डिसीज़न लेते हैं किसी बात को लेकर के, मतलब कोई भी अगर टॉपिक है तो उसके ऊपर मिल करके ये क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव। देखिए जो पहला हमने पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी उससे, मतलब उनके आइडियाज़ उनके व्यूज़ किस तरीके के हैं उस काम को लेकर के सिर्फ वो पूछा जा रहा था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कंसल्टेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी कि कौन से मैटर पर, जो भी उनके वेलफेयर से संबंधित है, सेफ्टी से संबंधित है, मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित है, वर्क कंडीशन से रिलेटेड है, तो उन पर क्या ली जाएगी, सिर्फ सलाह ली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसोसिएटिव में तो ये क्या होता है कि इसमें जो मैनेजमेंट है उसका एक मौलिक दायित्व बन जाता है कि वो उनको डिसीजन में पार्टिसिपेशन करवाए, ठीक है, उनको एक्सेप्ट भी करे, उनको इम्प्लीमेंट भी करे। तो इसमें जॉइंटली क्या होते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पे शेयर होता है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि जो हमारे मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कुछ प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं जैसे कुछ प्लान्स हम बनाते हैं तो कुछ ऐसे तो नहीं है कि हम एक ही प्लान को फाइनल कर देते हैं, हम नहीं करते। हम प्लान बनाते हैं लेकिन उसके साथ में क्या करते हैं, कुछ अल्टरनेटिव भी करते हैं। अल्टरनेटिव्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि ये अगर प्लान ए फेल हो गया तो उस कंडीशन में हम प्लान 2 को यहाँ पे फॉलो करेंगे, अगर 2 फेल हो जाता है तो प्लान 3 को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो वेरियस प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, और उनके कुछ हमें अल्टरनेटिव भी यहाँ पे ढूंढ के रखते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो वेरियस डिसीज़न होते हैं उनके यहाँ पे अल्टरनेटिव्स यहाँ पे ढूंढ के रखते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या कहा जाता है कि इसमें से को जो बेस्ट आपको लग रहा है आप उसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उनको चॉइस दी जाती है और फिर क्या किया जाता है, जो भी उनमें से बेस्ट जो अल्टरनेटिव होता है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ उसको चूज़ कर लेते हैं और चूज़ करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसिसिव। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन आर जॉइंटली टेकन ऑन द मैटर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वेलफेयर, मतलब जो भी आपका प्रोडक्शन वेलफेयर जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें क्या होगा, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है तो इसमें क्या होगा,
जो भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनका जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी है वो कैसा रहने वाला है, हाईएस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हमारे 5 हो गए। सबसे पहले हमारे पास हो गया इंफॉर्मेटिव, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जाएगी। दूसरा हमारे पास हो गया कंसल्टेटिव, जिसमें सिर्फ सलाह ली जाएगी। तीसरा हमारे पास हो जाएगा एसोसिएटिव, सलाह यहाँ पे किस के ऊपर ली जाएगी, जो भी वर्क है उसके रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड, ठीक है, और जो भी कंडीशंस होती हैं उनके रिलेटेड। एसोसिएटिव में जॉइंटली डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, उनकी मोरल दायित्व वो समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैनेजमेंट लेकर के आता है और एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। डिसीजन में क्या होता है, मिलकर के वो क्या करते हैं, कितना प्रोडक्शन करना है, सेफ्टी ऐसी होनी चाहिए, उस पर क्या करते हैं यहाँ मिल कर के जो अपना ये डिसीज़न लेने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कौन कौन सी यहाँ पे फॉर्म्स आती है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क कमेटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1949, वो क्या कहता है कि सेटिंग अप होना चाहिए वर्क कमेटीज़ का, कि कुछ वर्क कमेटी हमारे पास होनी चाहिए अंडर द स्कीम ऑफ वर्क कमेटी स्कीम, ठीक है। ये जो स्कीम थी हमारी वर्क कमेटी 1947 में आई थी, तो ये आई तो थी लेकिन इसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन जब हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है 1949 में, तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो कब आया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आया था 1949 में, और वर्क कमेटी आपकी कब बनी थी 1947 में। आपकी जो वर्क कमेटी है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो ये वर्क कमेटी आपका क्या कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100+ वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि 100 तो होनी चाहिए, 100 या 100 से ज़्यादा अगर वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक वर्क कमेटी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर 100 या 100 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक वर्क कमेटी होनी चाहिए, ठीक। और ये वर्क कमेटी क्या करती है, ये कंसल्टेटिव बॉडीज़ होती है, मतलब सलाहकारी एक संस्था के रूप में काम करती है, जो कि डिस्कशन करती है किस पर, जो कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है उन कंडीशंस पर ये क्या करेगी, डिस्कशन करने का काम करेगी। जैसे लाइटिंग हो गया, यानी कि वर्किंग एरिया में जितनी भी लाइटिंग की फैसिलिटी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो वेंटिलेशन है वो किस तरीके का है, जो हमारे पास जो वर्किंग एरिया है उसमें हवा का प्रबंध कितना है, उस चीज़ को देखा जाता है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वर्किंग एरिया में, टेम्परेचर कितना है, क्या उनके वर्किंग कंडीशन इस तरीके की है कि उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है। सैनिटेशन एमिनिटीज़ किस तरीके की है, साफ़ सफाई का कितना यहाँ पे ध्यान रखा गया है, लाइक वाटर सप्लाई वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तो वाटर सप्लाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ड्रिंक पर्पज़ हो गया, कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल सर्विस, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये क्या करते हैं, सलाह देने का काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द वर्क कमेटी। ये वर्क कमेटी की क्या होती है, ड्यूटीज़ होती है कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनको क्या करवाया जाए, बहुत मतलब अच्छी कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन इतनी कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि वे अपने काम को बहुत आराम से और बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकें। तो ये यहाँ पे किसका काम होता है, वर्क कमेटी का ये काम हो जाता है। तो वर्क कमेटी में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कौन कौन होते हैं, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक यहाँ पे कौन होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। तो ये बेसिकली मेन 4 पर्सन होते हैं। इसके अलावा भी और पर्सन होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मतलब एक ग्रुप होता है, ग्रुप हम यहाँ पे कहें ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पे, मतलब एक सिंगल पर्सन का यहाँ पे वर्क कमेटी नहीं बनती है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कुछ ग्रुप्स यहाँ पे किसके होते हैं, कुछ ग्रुप्स तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं उनके होते हैं, कुछ यहाँ पे किसके होते हैं, एम्प्लॉयज़ के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किसकी तरफ से होगा, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से होता है।
वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे किसकी तरफ से होता है, वर्कर्स की तरफ से यहाँ पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये नॉमिनी होता है, प्रेसिडेंट किसका होता है, एम्प्लॉयर का, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, वर्कर्स का। ठीक है, ये बॉडी कितने साल के लिए काम करती है, 2 साल के लिए काम करती है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी नहीं हो सकती यहाँ पे, जो 20 है उससे ज़्यादा इनकी टोटल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। तो मेन चीज़ें हमें यहाँ पे क्या पढ़ने को मिली है वर्क कमेटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने चाहिए, 100+ वर्कर्स होने चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी यूनियन काम नहीं कर रही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक वर्क कमेटी को यहाँ पे बिठाएंगे। किस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है ये वर्क कमेटी, जो भी वर्किंग कंडीशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, 4 मेन पर्सन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, 2 ईयर्स का यहाँ पे क्या होता है, इनका टर्म होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेंबर्स होते हैं वर्क कमेटी के, उनकी संख्या यहाँ पे कितनी होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे 20 होती है। 20 से ज़्यादा उनकी संख्या नहीं हो सकती है। वर्क कमेटी के बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कब ये आई थी वर्क कमेटी, 1947 में आई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब वर्क कमेटी आई थी। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने काम कब करना शुरू किया था, 1949 के बाद, जब क्या आया था हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके आने के बाद इसने काम करना ठीक तरीके से शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपकी जो बेसिक बातें हो गई इससे रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। तो देखिए इसमें क्या था, ये हमारी जो काउंसिल है कब आई थी, 1958 में आई थी। पहले हमारे पास क्या आई थी, वर्क कमेटी आई थी। वर्क कमेटी हमारी कब आई थी, यहाँ पे 1947 में आई थी। उसके बाद हमारी क्या आती है, जेएमसी आती है, और जेएमसी हमारी कब आ रही है, 1958 में आ रही है। तो जेएमसी हमारा किसका रेफरेंस लेके आई थी, जो भी हमारे यूके हैं, फ्रांस है, बेल्जियम है, इनके रेफरेंस पे यहाँ पे आई थी। यानी कि इनको देखते हुए यहाँ पे जो जेएमसी है उनको मतलब हम ये कहें कि एक ग्रुप बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि वो इस स्कीम के ऊपर डिस्कस कर सके कि क्या वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसको मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, उस पर क्या करने के लिए या फिर उस पर विचार करने के लिए ये जो काउंसिल है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो ये रिकमेंडेशन दी थी वो जो कि ये इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि वर्कर पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी बेसिस पे होनी चाहिए। यानी कि अगर मैनेजमेंट की इच्छा है तो ही क्या होना चाहिए, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहा गया था, एक सब कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो गए एम्प्लॉयज़ वर्कर के, एम्प्लॉयर के होंगे, वर्कर्स यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयर। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉयर के होंगे, वर्कर्स के होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, और ये सेटअप किया जाएगा जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट स्कीम को डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। बेसिकली इन्होंने यही कहा था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे होना चाहिए, वॉलेंट्री बेसिस पे। यानी कि अगर मैनेजमेंट की इच्छा है तो ही वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था कि एक सब कमेटी एस्टेब्लिश की जानी चाहिए जिसमें कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वर्कर्स के होंगे, और कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के होंगे, और कुछ गवर्नमेंट के वहाँ पे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी हमारे फंक्शंस थे जेएमसी की, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की, वो यहाँ पे बताए गए हैं। टू बी कंसल्टेड ऑन मैटर लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर, रिट्रेचमेंट, रैशनलाइजेशन, क्लोजर रिड्यूशन, ये सारे जो मतलब किस तरीके के ऑर्डर होने चाहिए, रिट्रेचमेंट छटनी किस तरीके से करनी है, क्लोजर रिड्यूशन ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन को किस तरीके से बंद करना है, उस पर ये डिस्कस करने के लिए होती थी। रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना, साथ ही साथ सजेशन ऑफर करना, इस चीज़ पर हो सकते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी मेजरमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ट्रेनिंग किस तरीके से की दी जानी है, उन स्कीम्स पर ये जेएमसी काम करती थी। ठीक है, मेनली आपको वर्क कमेटी के बारे में याद रखना है, ये चीज़ आपको
ध्यान में रखनी है। एक आगे और आएगी, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास वर्क डायरेक्टर। वर्क डायरेक्टर यहाँ पे क्या कहता है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना, उसके लिए होता है। ठीक है, तो हुआ क्या था, जैसे कि हमें यहाँ पे करना क्या होता है, एक वर्क डायरेक्टर होता है। ठीक है, वर्क डायरेक्टर यहाँ पे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब ये वर्क डायरेक्टर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, देखिए एक संस्था होती है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनके भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा क्या किया जाएगा, एक यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, और जो अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, उस डायरेक्टर को इलेक्ट करने का यहाँ पे काम करेंगे। तो बेसिकली ये भी वैसे ही होता है कि वर्क डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, और वर्क डायरेक्टर को यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो अपॉइंट करने का, या फिर हम ये कहें कि उसको चुना जाता है। चुना कैसे जाएगा, उनका चुनाव होता है सीक्रेटली, यानी कि उनको, जैसे हम ये कहें कि एक पर्ची बना दी जाती है, उस पर्ची को एक बॉक्स में डाला जाता है, और जितने पर्सन के नाम से जितनी ज़्यादा पर्चियाँ होंगी उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक वर्क डायरेक्टर होता है, उसको चुनाव किया जाता है। इस वर्क डायरेक्टर का चुनाव कितने टाइम के लिए होता है, बेसिकली 3 साल के लिए इस वर्क डायरेक्टर को चुना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि जो वर्क डायरेक्टर है वो किसके लिए काम करेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें वर्क डायरेक्टर इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द ऑल द वर्कर थ्रू सीक्रेट बैलेट। ठीक है, इसके द्वारा ही चूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ हमें क्या कहा गया है कि ये एक लाइन बताई गई है कि हमें एक मतलब स्टेटमेंट बताया गया है कि आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, द गवर्नमेंट एडवाइज ऑल नेशनलाइज बैंक टू अपॉइंट एम्प्लॉय डायरेक्टर। ठीक है, सभी बैंकों को यहाँ पे क्या कहा गया था कि आपको एम्प्लॉय डायरेक्टर यहाँ पे इलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है, और ये वन रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, एम्प्लॉयज़ का, एंड अदर रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर हैविंग ए टेन्योर ऑफ 3 ईयर। ठीक है, और इनका टेन्योर यहाँ पे क्या होगा, 3 साल का होगा। यानी कि एक तो यहाँ पे किसका होगा, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गवर्नमेंट का होगा, और एक यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का होगा, और जिनका टेन्योर यहाँ पे कितने साल का होगा, बेसिकली 3 साल का यहाँ पे टेन्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए इनमें जो टेन्योर है ना वो आपको याद रखना ज़रूरी है कि वर्क डायरेक्टर का कितना होता है, वर्क कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव का कितना होता है। तो वर्क कमेटी का हमारा बेसिकली कितने साल के लिए होता है, 2 ईयर्स के लिए होता है। जेएमसी क्या था, 1958 में आई थी, और इसमें क्या था, एक काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी जो ये पता लगाने के लिए कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है मैनेजमेंट में, उस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे शॉप और जॉइंट काउंसिल, जो कि हमारे पास आई थी 1975 और 1977 में। ठीक है, तो 1975 जो ये हमारे पास आई थी इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, चलिए, तो 1975 में आई थी शॉप एंड जॉइंट काउंसिल। ये स्कीम क्या कहती है, देखिए इस स्कीम में बेसिकली हमारे पास क्या है कि जहाँ पर भी 500 यानी 500 प्लस वर्कर काम कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या हो, हमारे जो 3 यहाँ पे सेक्टर बताए हुए हैं, 500 पर्सन होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर का हो। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक जॉइंट या शॉप काउंसिल यहाँ पे बनानी है। 2 लेवल की होती है, एक होता है शॉप डिपार्टमेंट शॉप, यानी कि हम ये कहें कि छोटे लेवल पर, एक होता है जॉइंट यानी कि बड़े लेवल पे। ठीक है, इस तरीके से 2 यहाँ पे काउंसिल का जो निर्माण है वो क्या किया जाता है। होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल नंबर ऑफ शॉप काउंसिल ऑफ इन एन एंटरप्राइज वाज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इसमें डिसाइड कौन करता है कि कितने मैक्सिमम नंबर होंगे, एक्चुअल नंबर कितने होंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर डिसाइड करे। लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और
वर्कर। ठीक है, यहाँ पे यूनियन और वर्कर से पहले क्या ली जाएगी, यहाँ पे सलाह ली जाएगी कि कितने जॉइंट या सब काउंसिल में मेंबर होने चाहिए। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पे चेयरमैन कौन इलेक्ट करेगा, देखिए वही जो हमारे जो वर्क कमेटी में हमने कहा था प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर इलेक्ट करता है। इसी तरीके से इसमें चेयरमैन कौन इलेक्ट करेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट इलेक्ट करेंगे। और वाइस चेयरमैन को यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट करने का काम यहाँ पे करते हैं। सेम वही 2 साल के लिए काम करता है। सेफ्टी, डिसिप्लिन, वेलफेयर, इन सब के लिए जो ये जॉइंट और सब काउंसिल यहाँ पे काम करने का करती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम फिर से। देखिए शॉप और जो हमारा यहाँ पे जो जॉइंट काउंसिल है 2 लेवल की होती है। ये बेसिकली 500 प्लस वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है, और जो एक्चुअल नंबर है वो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे कि कितने नंबर होने चाहिए जॉइंट या सब काउंसिल में हमारे पास, तो ये डिसाइड करेगा मैनेजमेंट, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन यहाँ पे किससे लिया जाएगा, आपका एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज से कंसल्टेशन लेने के बाद ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो इनके जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे चुना जाएगा। उसके बाद क्या था, एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन यहाँ पे कौन चूज करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर। और एक हो गया यहाँ पे वाइस चेयरमैन, ये कौन चूज करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये कुछ इसके फैक्टर हैं, ये फैक्ट्स हैं जो आपकी आपको याद रखने हैं। काम वही करेंगे, सेफ्टी मेजरमेंट, इन पे सब क्या करेंगे, डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू स्कीम। अब ये न्यू स्कीम क्या होती है, ये कब आई थी, तो इसको हम देख लेते हैं। न्यू स्कीम हमारी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1984 में। ठीक है, इसमें भी क्या बताया गया था, यहाँ पे जो सेंट्रल पब्लिक है, सेंट्रल सेक्टर्स होते हैं, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन किस तरीके का हो सकता है, उसको यहाँ पे जो डिफाइन किया गया था। ये मेनली 3 तरीके का हो सकता है। जैसे एक हम ये कहें कि शॉप लेवल पर, दूसरा हम कहें कि प्लांट लेवल पर, और तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा बोर्ड लेवल पर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो 3 लेवल होते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट के, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हो न्यू स्कीम के तहत। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है 3 यहाँ पे हो गए, शॉप लेवल हो गया आपका, प्लांट लेवल हो गया, और इसके साथ साथ आपका तीसरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोर्ड लेवल यहाँ पे हो जाएगा। शॉप लेवल में आप ये मान के चलिए कि जो फैक्ट्रीज या फिर जो सेलिंग वाला जो पोर्शन है आप उसको इंक्लूड करते हो। प्लांट लेवल में आप प्रोडक्शन वाला जो लेवल है उसको इंक्लूड करते हो, और बोर्ड लेवल में जो मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे एक बिल के बारे में डिस्कस किया है जो 1990 में ये बिल आया था। ठीक है, 1990 में ये बिल आया था, और इस बिल ने बेसिकली क्या कहा था कि जो अब तक की जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की जो जितने भी स्कीम्स आई है वो यहाँ पे क्या हो गई है, फेल हो गई है। बेसिकली कहा तो इन्होंने भी यही था कि वो 3 जो यहाँ पे जो 3 लेवल यहाँ पे जनरेट किए जाएं, पर इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि सबसे पहले जितनी भी स्कीम्स हम लेके आए हैं ये सारी की सारी क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो उसके लिए ये क्या लेके आए थे, एक नया बिल लेके आए थे जिसको 1990 बिल बोला जाता है। तो इस बिल में क्या था, वही 3 लेवल, शॉप फ्लोर, एंटरप्राइज और बोर्ड लेवल। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, शॉप एंटरप्राइज की जगह हमारे पास प्लांट लेवल था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, इसको एंटरप्राइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया था, फॉर्मुलेट यहाँ पे की जाएंगी क्या, स्कीम्स, और जिसमें डिटेल्ड यहाँ पे बताया जाएगा रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्कर। ठीक है, कि किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर्स का वो नॉमिनेट होगा, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किए जाएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे कि किस तरीके से जो
जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर्स का उसको चुना जाएगा, यानी कि किस तरीके का वहाँ पे प्रोविज़न होगा जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो वर्कर्स है वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का काम यहाँ पे करेंगे। प्रोवाइड करना यहाँ पे रूल्स, मॉनिटरिंग द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए रूल्स यहाँ पे डिसाइड करना। साथ ही साथ एक्सटेंड द कवरेज ऑफ स्कीम टू ऑल कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, बढ़ावा देना भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो बिल कब आया था आपका, 1990 में आया था। 3 टियर ये लेके आया था। क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स किया गया था कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्कीम्स है किस तरीके से वर्कर्स के पार्टिसिपेशन किया जाएगा, उस स्कीम्स को यहाँ पे और ज़्यादा एनहेंस यहाँ पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे क्वालिटी सर्कल। अब देखिए क्वालिटी सर्कल के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे क्वालिटी सर्कल्स में एक ग्रुप होता है, ठीक है, और ये ग्रुप किसका होता है, एम्प्लॉयज़ का। इसमें कोई कमेटी नहीं होती है, कोई यूनियन नहीं होता है, सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप होता है, 6 से 8 लोग इसमें होते हैं। और ये ग्रुप क्या करता है, अकॉर्डिंगली, या फिर हम ये कहें कि जब भी रिक्वायरमेंट हो या फिर एक पीरियड्स पे, ठीक है, एक अनडिफिनिट पीरियड होगा, वो पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है या फिर 3 मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक पीरियड होता है, उस पीरियड पे जाकर के क्या करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं और इनकी जो भी समस्याएं होती है वर्कर से रिलेटेड वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को बताने का ये काम करते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये कैसे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं जो हमारी संस्था में काम कर रहे थे उनमें से ही कुछ चुने हुए लोग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कोई अलग पर्सन नहीं होते हैं, ये अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं या फिर ये जो भी अपनी इनकी सलाह होती है या फिर जो भी इनका जो भी डिसीज़न होता है वो यहाँ पे लेकर के जाते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं, वापस आके अपने काम में लग जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पे नहीं होते हैं, कोई मतलब इनका कोई मतलब कुर्सी वाला सीन नहीं होता है, उनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्वालिटी सर्कल क्या होता है, अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ पार्टिसिपेशन है। इट इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, छोटा ग्रुप होता है, who meet periodically to identify, analyze and solve quality and other related problem in their area, यानी कि इनके एरिया में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो ये क्या करते हैं, रेगुलरली मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं। मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल शुड बी फ्रॉम द सेम वर्क एरिया, ठीक है, सेम वर्क एरिया से होते हैं और सेम तरीके का ही क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिससे कि इनको क्या पता चलता रहता है कि हमारे एरिया में क्या मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, उस चीज़ को ये देख पाते हैं। ठीक है, 6 से 8 लोगों का क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए सर्विस यहाँ पे क्या होती है, इम्प्रूव होती है, क्योंकि बार बार अगर ये मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उनको बताएंगे तो वो उससे क्या होता है, इनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, प्रोडक्ट ये अच्छे से तरीके से बना जाते हैं। वर्कर्स की जो साइकोलॉजिकल नीड है वो यहाँ पे पूरा हो जाती है। यूटिलाइज होता है ह्यूमन टैलेंट, स्किल, नॉलेज रिलेटिंग टू वर्क इन एरिया, इन वर्किंग एरिया में यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है जितना भी एक व्यक्ति के पास टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, वो सब। क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रूव होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल जनरली कंसिस्ट 4 लेवल, यहाँ पे 4 लेवल होते हैं। अब तक हम 3 लेवल पढ़ते आ रहे थे, अब हमारे पास 4 लेवल हो गए। एक हो गया मेंबर्स का, एक हो गया लीडर्स का, फिर हो गया फैसिलिटेटर, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, 4 तरह के हो गए, यहाँ पे 4 लेवल हो गए, मेंबर हो गए, लीडर हो गए, फैसिलिटेटर हो गए और स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे हो जाती है। अब बात करते हैं हम कि जो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है ये फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फेल भी तो हो रहा है ना, अब ये फेल क्यों हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। देखिए जर्नली इसको पढ़े बिना भी आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम वर्कर्स के नज़रिए से देखें, अगर मैनेजमेंट उनको ये बोल देता है कि आपको पार्टिसिपेशन करना है,
ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। तो वर्कर्स क्या सोचेंगे कि हमारे पास हमारे ऊपर एक और काम थोप दिया गया है, हम इंटरेस्टेड नहीं थे, हमें और काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वो इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं और इससे क्या होगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, WPM यहाँ पे फेल हो जाएगा। मैनेजमेंट के नज़रिए से देखिए तो मैनेजमेंट पे क्या सोचेंगे कि वो लोअर लेवल जो कि डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हमारी जो ये टेक्निक्स है, जो हमारी प्लानिंग है, इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए वो भी क्या नहीं करवाते, इनको पार्टिसिपेशन भी नहीं करवाते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एम्प्लॉय क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं उस चीज़ का कि डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हु पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट हैव टू परफॉर्म ड्यूअल रोल, यहाँ पे दोनों तरीके से रोल अदा करना होता है। ठीक है, एक तो वो वर्कर्स की तरफ से बोलता भी है, साथ ही साथ वो मैनेजर की तरफ से उनको आके रिव्यू भी यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ये जॉब जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी जॉब यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वर्कर्स यहाँ पे क्या करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और अगर मैनेजमेंट ने उसको कुछ सजेस्ट किया और वो वर्कर्स को ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो फिर मैनेजमेंट की तरफ से वो बुरा बन जाता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन के जनरल जो लीडर होते हैं, जो कि एक्टिव मेंबर होते हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के। कई बार वो क्या होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से उनका रिलेशन होता है, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है उनका रिलेशन होता है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वर्कर्स के जो हम ये कहें कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको वो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, लेकिन अपना फ़ायदा देखने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए भी जो ये WPM है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इन इंडिया लेबर लॉ रेगुलेटरी वर्चुअली ऑल टर्म कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द वर्क प्लेस, वर्कर डू नॉट फील द अर्ज टू पार्टिसिपेशन। ठीक है, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते वर्कर ज़्यादा कि हमें भी क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेशन यहाँ पे करना चाहिए। द फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन पार्टिसिपेशन एंड हायर लेवल, लोअर लेवल नेवल कैन बी अलाउ। मतलब हायर लेवल लोअर लेवल को यहाँ पे अलाउ ही नहीं करता है कि आप भी आओ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करो। तो यहाँ पे आपका WPM यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको उसको टाइमली आप वॉच कर सको। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का जो यूनिट है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। पार्ट 1 हम यहाँ पे देख चुके हैं, पार्ट 2 आपका शाम तक यहाँ पे डल जाएगा, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।